सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, आपने समय दिया। सर आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई जो हिंदुस्तान में छपी हुई थी। हिंदुस्तान जाना माना न्यूज़पेपर है और उसमें खबर छपी थी कि इंडियन आर्मी भी अग्निवीरों को लेकर चिंतित है। उन्हें लगता है कि 2030 31 32 तक जो है अग्निवीरों की स्ट्रेंथ इस हिसाब से जो है वो 50% हो जाएगी। यानी कि 50% परमानेंट जवान होंगे, 50% जो है वो अग्निवीर होंगे। इसको लेकर एक टेंशन जो है वो सेना ने आर्मी के सामने रखी है और मांग की है कि किसी भी हालत में 30% से ज्यादा अग्निवीर भारतीय सेना के अंदर नहीं होने चाहिए। तो इससे हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सैनिकों की संख्या कम हुई है, यानी कि लगभग 1,80,000 सैनिक कम हैं, तो आपको इनकी भरपाई करनी है और हर साल आप भर्ती कर रहे हैं, परमानेंट जवानों की भर्ती हो नहीं रही है। तो क्या विकल्प अब भारतीय सेना के पास और भारत सरकार के पास सर? देखिए राजेश, सबसे पहले हमको इस समस्या की जड़ को पकड़ना पड़ेगा और जड़ इसकी शुरुआत होती है कोविड काल से। कोविड में हमें पता है 2019, 20, 21 और 22 4 साल तक सेनाओं में किसी तरह की भर्तियां नहीं हुई। सैनिकों की भर्तियां बिल्कुल नहीं हुई। उसके बाद 22 के बाद सरकार बिल्कुल से एक नया शगुफा लेके आती है अग्निवीर का और उसके तहत भर्तियां शुरू कर देती है। और वो भी शुरुआत में कम रखती है, 40-45 हजार अग्निवीर हर साल भर्ती हो रहे थे, 22, 23, 24 और ये 25। अब सरकार कह रही है कि इनकी संख्या बढ़ाई जाए। सरकार को ये लगता है कि अब धीरे धीरे करके चूंकि गैप हो गया है, जिस समय जी भर्तियां नहीं हो रही थी उस समय भी सेना से 60 से 65 हजार सैनिक हर साल रिटायर हो रहे थे। और वो एक 1.5 से 2 लाख सैनिकों का एक गैप क्रिएट हो गया 4 सालों में। यानी छोड़ने वाले बहुत थे और आने वाले बिल्कुल नहीं थे। अब उस गैप को फिलअप करने की कोशिश करी जा रही, चूंकि सेना का काम एक ऐसा है जिसमें आपको मैन पावर चाहिए ही चाहिए होती है। जी इसको आप कितना भी ऑटोमेटिक कर दीजिए, कितना भी नई नई मशीनें ला दीजिए, लेकिन सेना एक ऐसा विषय है जहां पर आपको सोल्जर्स चाहिए, यानी कि वो कंधे चाहिए जिन्हें बंदूकें लटकाई जा सके, वो कंधे चाहिए जिनसे आप तोप चला सकें, वो हाथ चाहिए जिनसे आप हथियार चला सके। तो अब इन सैनिकों की कमी जब महसूस हुई तो सेना सरकार चूंकि ये मन बना चुकी थी कि उसको सिर्फ और सिर्फ अब अग्निवीर ही भर्ती करने हैं, क्योंकि सरकार के पास सिर्फ एक दिमाग में चल रहा था उनके कि हमको सेना के ऊपर कॉस्ट कटिंग करनी है। कॉस्ट कटिंग करने का मतलब हमको कम से कम पेंशन देनी पड़े, हमको कम तनख्वाह देनी पड़े जी और हम काम सेना का पूरी तरह से ले लें। अब चूंकि हमारी सेना अपॉलिटिकल है, वो पॉलिटिक्स में नहीं जाती है, तो उसने सरकार का विरोध नहीं किया। और विरोध करने का यहाँ पे कोई वो नहीं था। इसको एक पायलट प्रोजेक्ट तरह लिया कि चलिए इसको करके देखते हैं। लेकिन अब जब सरकार की मंशा ये क्लियर हो गई है कि अब आने वाले दिनों में भी सिर्फ अग्निवीर ही भर्ती किए जाएंगे, यानी कि परमानेंट सोल्जर्स अभी भी सरकार ने दूर दूर तक ये नहीं दिखाया है कि वो भर्ती कर सकती है। तो जी अब सिर्फ अग्निवीरों के भरोसे सेना 1 साल, 2 साल, 4 साल तो चला सकती है, लेकिन जब वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है तब देखती है 2030 और 31 तक हमारे पास ये आधी आधी संख्या हो जाएगी, यानी आधी अग्निवीर सैनिक और आधे हमारे नॉर्मल सैनिक। तो अब यहाँ पर सेना अपना काम कैसे करेगी, क्योंकि सेना भी एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर बहुत ही स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं। हर बिल्कुल व्यक्ति सर। हर तरह के हथियार नहीं चला सकता है, हर तरह की मशीनरी को टैकल नहीं कर सकता है। उसके लिए एक प्रॉपर स्किल चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर अनुभव चाहिए। अब वो अग्निवीर में ना स्किल है ना अनुभव है, क्योंकि उनके पास वो समय ही नहीं दिया जा रहा है। हम सबको पता है कि 7 से 8 साल लगते हैं एक सोल्जर को एक नॉर्मल तरीके अग्नि से ट्रेन करने में, उसको एक बैटल हार्डन बनाने में, लेकिन 4 साल में ही आप उसको रिटायर कर दे रहे हैं। तो अब वो जो 75% लोग जो रिटायर हो जाते हैं वो तो चलिए बाहर सिविल में कहीं खपाए जाएंगे, लेकिन जो 25% सेना में आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सिर्फ वही आपको एक परमानेंट सोल्जर्स दिखाई देंगे। तो एक तरह से एक मिसहैप क्रिएट होता है और उस वजह जी से सेना को बहुत नुकसान होता है। तो सेना ने जब सरकार की मंशा समझी कि अब तो ये सिर्फ अग्निवीर ही रखेंगे, तब सेना ने इस बात को कड़े शब्दों में कहना शुरू कर दिया है कि भाई साहब, हमारा काम 30% से कम में ही अग्निवीर में ही हम चला सकते हैं। अगर ये संख्या ज्यादा हुई तो सेना को अपने स्किल से समझौता करना पड़ेगा, अपनी बैटल कैपेसिटी से समझौता करना पड़ेगा। इसी वजह से अब ये बातें आनी शुरू हुई हैं। जो हिंदुस्तानी खबर की आप बता रहे हैं, तो वो खबरें भी इसीलिए छन छन कर अब आनी शुरू हो चुकी हैं कि सेना अब सरकार के जो रवैया है उससे अब संतुष्ट जी नहीं है, सरकार को वो सुधारना चाहती है। तो अब आने वाले दिनों में सरकार इसको समझेगी और उस पर कुछ रूपांतरण करेगी। वो क्या है, जहां तक आपने विकल्प की बात करी है, तो सरकार के पास अभी फिलहाल 2 ही विकल्प हैं।
या तो जो अग्निवीर हैं उनको स्थायित्व देने के लिए ज्यादा संख्या में लोगों को सेना में आगे कैरी फॉरवर्ड कराया जाए, यानी जो 25% का बाउंड्री है इसको बढ़ा करके 50, 75 या फिर 80% तक करी जाए, तभी सेना की तमाम जरूरतें पूरी हो पाएंगी। और अगर सरकार वो नहीं करना चाहती है तो उसको अग्निवीर का जो लेंथ ऑफ सर्विस है, जो अभी 4 साल है, उसको कम से कम 8 या 10 साल करना पड़ेगा, तभी आप इस ट्रांजिशन फेज को आप टैकल कर पाइएगा। अदरवाइज ये बहुत केओस क्रिएट होने वाला है राजेश जी। जी सर, बस 1-2 पॉइंट जो मैंने आपसे और समझने हैं इसी को लेकर, क्योंकि 7-8 साल सर्विस अगर आप करवाते हैं, 10 साल सर्विस भी अग्निवीर को दे देते हैं, तो उस युवा के सामने फिर बाहर आने के बाद और गंभीर परिस्थितियां हो जाएंगी, फिर और क्योंकि एज भी निकल चुकी होगी, सब कुछ उसके सामने बहुत सवाल होंगे। लेकिन उससे हटकर जो चीज मैं सोच रहा हूं कि ये जो फैसला है, अगर 1,80,000 सैनिक कम हैं अगले साल से, यानी कि 2026 से 60,000 जो परमानेंट सैनिक हैं वो भी निकलेंगे, 30,000 अग्निवीर, अगर मैं मान रहा हूं कि 45,000 2022 में भर्तियां हुई हैं, तो 75% अगर निकालता हूं तो मैं मोटा मोटा आंकड़ा लेके चल रहा हूं कि 30,000 वो भी निकलेंगे, यानी कि 60,000 परमानेंट निकलेंगे, 30,000 आपके अग्निवीर निकलेंगे, 90,000 आपके निकल जाएंगे। और उनको आप रिप्लेस कितनों से करेंगे? उनको रिप्लेस आप क्या 40-45,000 से करेंगे? क्या ये हो पाएगा? थोड़ा सा एक देखिए राजेश राजेश आपका सवाल शंका है, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि सरकार की मंशा है वो 2030-31 तक हर साल 1 लाख अग्निवीर भर्ती करना चाहती है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। सारा विवाद ही यहीं से शुरू हुआ है। सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अग्निवीर लीजिए और उनको 4 साल बाद रिटायर कर दीजिए। अब सेना यहां पर कहती है कि भाई साहब, इससे अगर हम ऐसा करते हैं तो नो डाउट आपका वो जो बेरोजगारी वाला इशू है वो कुछ हद तक कर्टेल होगा कि भाई 1 लाख को 4 साल के लिए सही हम नौकरियां दे रहे हैं। सरकार उस हिसाब से देख रही है कि हम यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाए कि हम 1 लाख लोगों को हर साल सेना में भेज रहे हैं, लेकिन ये नहीं सरकार बता रही कि 4 साल बाद वो उनको सर्विस से ज्यादातर को सर्विस छोड़नी पड़ रही है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो होगी। अब सेना जो है माफी के साथ अगर आप 1 लाख भर्ती करना शुरू भी करते हैं अभी, तभी तो 75,000 आपके बाहर चले जाते हैं, 25,000 ही आपके रहते हैं। यहाँ भी तो सोचना निश्चित होगा तौर पर। आपको, कम से कम 75,000 जवान जो हैं वो हर साल भर्ती हो, तब जाके आपकी जो एक कमी हुई है सैनिकों की, ये पूरी हो पाएगी सर। निश्चित तौर पर राजेश जी, मैं भी उसी तरफ इशारा करता हूं। आप भर्ती 1 लाख करेंगे, उसमें से 75,000 रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद अगले साल फिर आप 1 लाख भर्ती करेंगे, उससे 75,000 रिटायर हो जाएंगे। तो वो जो 3-4 साल तक तो ओवरफ्लो दिखाई देगा आपको कि चूंकि 1 लाख आ रहे हैं और 4 साल वो सर्विस करेंगे, और 3-4 साल में सरकार ये दिखा देगी कि देखिए हमने इतने लोगों को भर्ती कर दिया है। लेकिन जब 4 साल बाद वो रिटायर होना शुरू होंगे या उनको सर्विस छोड़नी पड़ेगी, तो जब 75% ऑफ दैट 4 लाख जब रिटायर हो जाएगा, तब तो आपके पास एकदम केओस वाली स्थिति हो जाएगी। और सेना इस पहलू को भी समझ रही है और ये भी कहना चाह रही है कि इस वजह से हमारी जो स्पेशलिटी है, जो हमारी जो बैटल हार्डनेस है, उससे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा हमको। क्योंकि ये जो 1 लाख आप हर साल भर्ती करेंगे और सिर्फ उसमें 25,000 को हम आगे ले जाएंगे, उनसे हम कितना काम करवा लेंगे? ये भी देखिए, एक सैनिक ऑलरेडी बहुत प्रेशर में रहता है और मान लीजिए हम उन 25% की बात करें जो आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उनको भी कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय आपके पास संख्या नहीं रहेगी। जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जो सेना में कैरी फॉरवर्ड हुए होंगे, उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें समस्याएं ही समस्याएं और निदान किसी के पास नहीं है। अब समस्या यहाँ पे बताऊं राजेश, असलियत क्या है कि ये निर्णय वो लोग ले रहे हैं जिनको सेना से कोई लेना देना नहीं। ये निर्णय सेना के ऊपर इंप्लीमेंट वो लोग कर रहे हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो कि सेना की कार्रवाई कैसे होती है, वहां पर प्रणाली क्या है, उसका एबीसीडी कुछ नहीं जानते हैं। सिर्फ अपने अपने दफ्तरों में बैठ करके, एयर कंडीशन हॉल में बैठ करके तमाम सेना के तमाम पहलुओं को वो लोग एक ऑन पेपर कर देते हैं। और वो सरकार चूंकि कॉस्ट कटिंग के ऊपर बहुत जोर दे रही है, तो उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे कहां कम खर्च हो जाए, इस तरह से वो उस फैसलों को इंप्लीमेंट भी कर दे रही है। अब यहाँ पर चाहिए ये था कि जो हमारे सेना के जो जनरल्स हैं, जो हमारे बड़े अधिकारी हैं, जिनकी सरकार में पहुंच है, जिनकी पूंछ है, उनको इसको बहुत ही सख्त तरीके से उठाना चाहिए था सरकार के सामने। बंद कमरों में ही आप उठाते। मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत मीडिया में सब बातें पब्लिक हो, चूंकि सेना का काम एपॉलिटिकल होता है। लेकिन जनरल सैम मानेकशॉ का उदाहरण आपके सामने है कि अगर वो चीज उनको पसंद नहीं है सरकार की, तो सरकार को मना भी कर सकते थे। अब वो क्यों नहीं होता, भगवान जाने क्यों नहीं होता है।
और मुझे तो यही लगता है कि क्योंकि ज्यादातर बड़े अधिकारियों को गवर्नर की कुर्सियां या सब इस तरह के कोई बड़े पद दिखाई दे रहे होते हैं, शायद इस वजह से वो नहीं करते होंगे। खैर मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि वो एक जो एक लिगेसी थी सेना की, कि हमारे जो सेनापति होते थे वो हमारी जी। समस्याओं को बहुत पुख्ता तरीके से उठाते थे, गैर राजनीतिक होते हुए भी उठाते थे। वो चीज अब नहीं हो रही, तो सेना के जो तमाम पहलू उनके साथ कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है राजेश, और ये बहुत दुखद है। बस बस आखिरी सवाल है, क्योंकि आपने एक बड़ी अच्छी बात बीच में कही कि भारत सरकार चाहती है कि क्रॉस कटिंग की जाए, यानी कि पैसा बचाया जाए। अगर मोटा मोटा मैं समझूं कि भारत सरकार चाहती है कि पैसा बचाया जाए, मैं कभी कभी सोचता हूं कि कौन होगा जिसने भारत सरकार को कहा होगा कि आप इस तरीके से पैसा बचा सकते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल सर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर में आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। 1 लाख जवान आप भर्ती करते हैं और उसमें से 75,000 को आप रिलीज कर देते हैं, और 75,000 को आप रिलीज होने पर 12-12 लाख रुपया देते हैं। 12 लाख रुपया एक एक जवान को, 72,000 जवान को 12 लाख रुपया देना, उसकी ट्रेनिंग पर खर्च करना, 4 साल में उसको खिलाना पिलाना, उसको अच्छी ट्रेनिंग देना, वो अलग है सर। लेकिन कैश ही अगर 12 लाख देते हैं आप और साथ में ट्रेनिंग का जोड़ लीजिए, तो अंदाजा लगता है कि इतना तो वो 60,000 जवान नहीं लेते सर। मुझे याद है जब मैं रिटायर्ड हुआ था, 15-16 लाख रुपया तो 17 साल सर्विस करने के बाद मुझे मिला। तो आप 12 लाख अगर 75,000 जवान को दे रहे हैं, तो कहां से पैसा बचा रहे हैं? देखिए राजेश, पैसा बच रहा है इसमें। कैसे बच रहा है मैं बताता हूँ। जो 12 लाख दे भी रहे हैं ना, वो सरकार उसमें से काफी कुछ अंश आपके वेतन से ले रही है। आप ये क्यों भूल रहे हैं? ओके। वो जो 12 लाख आपको तब मिल रहे हैं जब आप हर महीने एनपीएस कटवाएंगे अब उससे अपने वेतन से, तब जाके सरकार उसमें अपना आधा लगाएगी और उसके बाद आपको देगी। तो ये मत सोचिए कि 12 लाख सरकार मुफ्त में दे रही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या है राजेश? प्रॉब्लम ये है कि वो 12 लाख भले ही दे रहे हैं आप, पैसे की तो यहाँ सरकार कोशिश कर रही बात करने की, लेकिन हकीकत ये है कि सेना को आप पैसे से नहीं तौल सकते। सेना काम ऐसा है जिसको आप पैसे से उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एक बड़े आदमी को, किसी एक बड़े कंपनी के मालिक को, अब मैं कहता हूं कि सरकार 1 लाख रुपए हर महीना देना शुरू कर दे और कह दे कि आप जाकर के राजस्थान की रेत में 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको जून के महीने में खड़ा रहना है, कौन खड़ा होगा? उसको 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए दे दीजिए, फिर भी वो नहीं खड़ा होगा। लेकिन एक सैनिक खड़ा रहता है, भले उसको 18 से 20,000 रुपए या 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि एक तो हौसला होता है, प्लस उनको इस तरह से ग्रूम किया जाता है। वो जी। ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। यहाँ पर पैसा मायने रखता ही नहीं है, लेकिन सरकार उसको पैसे के तौलती है और यही पर सारी गड़बड़ियां शुरू हो जाती है राजेश। चलिए, लेकिन उम्मीद है क्योंकि धीरे-धीरे अब खबरें सामने आने लगी हैं, और आई होप कि 2026 में जब पहला बैच आउट होगा, उससे पहले एक खबर ऐसी भी आएगी कि भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 75% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा। और अगर इतना फैसला ले लिया जाता तो मुझे लगता है कि लगभग 80-90% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। लेकिन आई होप ऐसा हो। लेकिन शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया अनुपम सर, आप आए और इस मुद्दे पे बात रखी आपने। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू। जय हिंद राजेश, थैंक यू सो मच।